हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आप लोगों को लिंकेज के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस बार आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें, कंपलसरी है। तो आगे हम अब चलते हैं, हम बात करते हैं लिंकेज की। हिंदी में इसे बोलते हैं सहललितता। देखिए, इनहेरिटेंस के दौरान, वंशावृत्ति के दौरान दो या दो से अधिक जीनों में जो एक साथ रहने की आदत पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज। इनहेरिटेंस के दौरान दो या दो से अधिक जीनों में एक साथ रहने की जो आदत होती है, उसी आदत को हम क्या कहते हैं? उसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? लिंकेज। लिंकेज का कारण इन जीनों का एक साथ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होना होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है लिंकेज का, यह लिंक्ड जीनों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का न होना होता है, जिससे डाइहैब्रिड की एक्टिव पीढ़ी में प्रारूपिक 9331 तथा टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में प्रारूपिक 1111 से अलग अनुपात प्राप्त होते हैं। तो मैंने बताया कि लिंकेज क्या है? इनहेरिटेंस के दौरान दो या दो से अधिक जीनों में एक साथ रहने की जो आदत होती है, एक दूसरे से अलग न जाने की जो आदत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। लिंकेज का कारण इन जीनों का एक साथ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होना होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो लिंक्ड जीनों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का न होना है, स्वतंत्र अपव्यूहन का न होना है, जिसके कारण डाइहैब्रिड की एक्टिव पीढ़ी में प्रारंभिक 9331 9331 तथा टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में 1111 से अलग अनुपात प्राप्त होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के होने या न होने के आधार पर हम लिंकेज को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, लिंकेज का जो मुख्य प्रभाव होता है वो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में जो दोनों पेरेंटल फिनोटाइप्स होते हैं और जो दोनों नए फिनोटाइप्स होते हैं, उनमें काफी अंतर पाया जाता है। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में दोनों जो पेरेंटल फिनोटाइप्स होते हैं, उनकी जो डिफरेंसेस होती है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, जबकि जो दोनों नए फिनोटाइप्स होते हैं उनकी फिनोटाइप की डिफरेंसेस एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम होती है। तो यह स्पष्ट रूप से टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में दिखाई देता है। तो आगे हम चलेंगे, लिंकेज को दो भागों में बांटा जाता है, कंप्लीट लिंकेज तथा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। भाई मेंडल ने बताया था कि मेंडल के नियम में जो डाइहैब्रिड का क्रॉस था, मेंडल का जो दूसरा नियम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें F2 में 9331 का फिनोटाइप रेशियो मिलता है तथा टेस्ट क्रॉस कराने पर उसमें 111 का 1:1:1:1 का उसमें मिलता था अनुपात। लेकिन लिंकेज में ऐसा ना होता है, न तो 9331 जैसा रेशियो मिलता है और न ही टेस्ट क्रॉस कराने पर 1:1:1 का अनुपात प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, अर्थात क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि सेग्रीगेशन क्रॉसिंग ओवर के कारण ही होता है। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब हम चलेंगे कि लिंकेज के टाइप। लिंकेज दो प्रकार का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, अर्थात जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस होती हैं उनमें केवल दो ही प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे, एक ये वाला पेरेंट और एक ये वाला पेरेंट, अर्थात केवल पेरेंटल फिनोटाइप ही बनेंगे। 50% एक पेरेंट और 50% दूसरा पेरेंट। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और इस प्रकार का लिंकेज केवल नर ड्रोसोफिला तथा ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम नंबर 4 में पाई जाती है, अर्थात कंप्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का बिल्कुल भी न होना। सेकंड आता है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर तो होता है, नए फिनोटाइप भी बनते हैं, पेरेंटल फिनोटाइप भी बनते हैं और नए फिनोटाइप भी बनते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। मेंडल के जैसा फिक्स नहीं होता है और मेंडल की तरह से नहीं होता, उससे अलग होता है। तो हमने पढ़ा लिंकेज
लिंकेज क्या है? इनहेरिटेंस के दौरान दो या दो से अधिक जीनों का पेरेंट एक साथ बने रहें, एक दूसरे से अलग न जाना। लिंकेज दो प्रकार का होता है। क्रॉसिंग ओवर के आधार पर, क्रॉसिंग ओवर के होने या न होने के आधार पर लिंकेज को दो ग्रुप में बांटा जाता है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, अर्थात नए फिनोटाइप बनेंगे ही नहीं, केवल पैरेंटल फिनोटाइप ही प्राप्त होंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होगा परंतु अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में नए फिनोटाइप प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब एक एग्जांपल के जैसे तरीके से इसको समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिंकेज का जो मुख्य प्रभाव है स्पष्ट रूप से टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में ही दिखाई देता है। तो बुक में भी आप लोगों को ये एग्जांपल मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसी एग्जांपल को जैसे मेंडल का डाइहेब्रिड क्रॉस था उसके अनुसार यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, समझने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर दो जीन है, एक सी और एक SH। तो C का जो डोमिनेंट एलिमेंट है क्या है? कैपिटल C, ये कलर्ड सीड पैदा करता है, रंगीन बीज पैदा करता है, और जो जिसका रेसेसिव एलिमेंट है वो कलरलेस, रंगहीन पैदा करता है। जो SH का जो डोमिनेंट एलिमेंट है कैपिटल SH, ये फूल भरे हुए बीज पैदा करता है मक्के में, और जबकि जो स्मॉल SH है रेसेसिव एलिमेंट वो सनकेन सिकुड़े हुए बीज पैदा करता है। तो यहाँ पर एक कलर है, ये दोनों कैपिटल सी है और ये कैपिटल डोमिनेंट है, कलर और भरे हुए, रंगीन और भरे हुए का बीज का क्रॉस, पौधे का क्रॉस हम रंगहीन और सिकुड़े हुए के साथ कराते हैं, कलरलेस और रंगीन के साथ कराते हैं। तो 50-50% दोनों का आएगा। तो यहाँ से कैपिटल सी कैपिटल SH और यहाँ से आ गया स्मॉल सी स्मॉल SH, और ये F1 की पोजीशन में आऊंगी कलर्ड और फूल होगी, रंगीन और भरी हुई। ठीक, अब जब इसका हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता क्या है? बैक क्रॉस का मतलब F1 का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से करा दो तो क्या हो गया? बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस का मतलब जब F1 का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। F1 का क्रॉस जब उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर रेसेसिव पेरेंट क्या है? स्मॉल सी स्मॉल SH। तो जब इसका F1 का क्रॉस हम इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे तो अब गैमेट्स देखिए, जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तब तो कंप्लीट लिंकेज, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर होगा जैसे यहाँ पर हो रहा है कि कैपिटल सी, भाई प्रत्येक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, तो इस कैपिटल सी कैपिटल SH के दो क्रोमेटिड और स्मॉल SH स्मॉल SH के दो क्रोमेटिड। तो क्रॉसिंग ओवर में प्रत्येक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड पार्टिसिपेट करता है। जैसे ये यहाँ से इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड का एक पार्ट दूसरे वाले क्रोमेटिड पर और दूसरे वाले का एक पार्ट पहले वाले क्रोमेटिड के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार कैपिटल सी कैपिटल SH एक गैमेट, कैपिटल सी स्मॉल SH दूसरा गैमेट, स्मॉल सी कैपिटल SH तीसरा गैमेट और स्मॉल सी स्मॉल SH चौथा गैमेट। अब इनमें यूनिट्स क्या बनेगी? स्मॉल सी और स्मॉल SH। अब जब इनका क्रॉस होगा तो स्मॉल सी स्मॉल SH का इससे क्रॉस होगा तो कैपिटल सी कैपिटल SH स्मॉल सी स्मॉल SH। इसका क्रॉस जब इससे होगा तो कैपिटल सी, इसका क्रॉस जब इससे होगा तो कैपिटल सी स्मॉल SH और फिर स्मॉल सी स्मॉल SH। ठीक है, स्मॉल सी कैपिटल SH तो ये नीचे आ जाएगा स्मॉल सी स्मॉल SH, और ये है स्मॉल सी स्मॉल SH तो ये भी नीचे आ जाएगा स्मॉल सी स्मॉल SH। इस प्रकार चार प्रकार के प्रोजेनिस प्राप्त हुए। अब जब हम ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल सी क्या करता है? डोमिनेंट है और स्मॉल सी रेसेसिव है। तो जो डोमिनेंट होता है वही अपना कैरेक्टर पैदा करता है। तो कैपिटल सी कलर्ड रंगीन बीज पैदा कर रहा है और कैपिटल SH भरे हुए, तो ये क्या होंगे? रंगीन और भरे हुए। इन चारों में से एक प्रोजेनी वो हो गई। ये देखिए ये स्मॉल सी क्या है? रंगहीन, और ये सिकुड़े हुए पैदा करता है स्मॉल SH। तो ये क्या हो गए? रंगहीन और सिकुड़े हुए। ये कैपिटल सी रंगीन पैदा करेगा और ये सिकुड़े हुए, और ये रंगहीन और भरे हुए क्योंकि कैपिटल SH। अब देखिए पैरेंटल फिनोटाइप क्या है? रंगीन और भरे हुए। ये देखिए रंगीन और भरे हुए। ये है दूसरा पेरेंट था रंगहीन और
सिकुड़े हुए, रंगहीन और सिकुड़े हुए। ये तो पैरेंटल फिनोटाइप है। लेकिन ये जो दोनों हैं वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा बनी है। कैपिटल से क्या करेगा, रंगीन और स्मॉल से सिकुड़े हुए, पैरेंट में कोई नहीं था। ये दोनों क्या है, नए कैरेक्टर हैं। लेकिन मेंडल के नियम में क्या था कि मेंडल के नियम में ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि ये बनेंगे तो कैरेक्टर 4 ही, लेकिन ये जो पैरेंटल फिनोटाइप है ये और ये जो नए फिनोटाइप है ये, अगर ये 100 पौधे प्राप्त होंगे तो 25 इसके, 25 इसके, 25 इसके और 25 इसके, 1 1 1 1 का रेशियो मिलेगा, बिल्कुल बराबर मात्रा में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल 8368 बने, जिसमें से 4032 एक पैरेंट के, 4035 दूसरे पैरेंट के, जो पैरेंटल फिनोटाइप है। और ये जो नए फिनोटाइप है वो क्या है, 149 और 152, मतलब लगभग 48% एक पैरेंट, 48% ही दूसरा पैरेंट, और लगभग 1.5 या 2% में ये दोनों पैरेंट जो नए फिनोटाइप है। तो मतलब ये बने 48, ये बने 48 और ये बने 1.5 और ये बने 2, है ना, 1.5 2 इस प्रकार से, मतलब 2 ये और 48 ये, 48 ये। जबकि एक्सपेक्टेशन क्या की गई थी, एक्सपेक्टेशन की गई थी मेंडल के नियम के अनुसार कि ये बनेंगे 25, ये भी बनेंगे 25, ये भी बनेंगे 25 और ये भी बनेंगे 25। मतलब तो यहां पर लिंकेज के कारण होता क्या है, लिंकेज के कारण टेस्ट क्रॉस कोलिनीज में जो पैरेंटल फिनोटाइप है ये और ये क्या एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा अधिक मिलते हैं, मिल रहे हैं 25% ही मिलने चाहिए, पर क्या मिल रहा है 48.2 48.3। और जो नए फिनोटाइप होते हैं रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। मिलने कितने चाहिए 25, कितने रहे 1.7%, मिलने चाहिए 25, मिल रहे हैं 1.8%। तो यही होता है लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज का जो मुख्य प्रभाव है वो टेस्ट क्रॉस कोलिनीज में दिखाई देता है। टेस्ट क्रॉस कोलिनीज में दोनों पैरेंटल फिनोटाइप की जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वो क्या होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है पैरेंटल फिनोटाइप की, ये क्या होती है एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अधिक होती है। जबकि जो नए फिनोटाइप्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम होती है। इसी एग्जांपल को मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं। देखिए इसमें एक चीज और छुपी हुई है, लिंकेज को 2 और भागों में बांटा जाता है, कॉपलिंग फेज और रिपल्सन फेज, युग्मन और प्रतिकर्षण अवस्था। देखिए कॉपलिंग में क्या होता है कि 2 डोमिनेंट जीन या 2 रिसेसिव जीन इनहेरिटेंस के दौरान एक साथ रहना चाहते हैं। जैसे भाई यहां पर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल सी और कैपिटल एस हैं, दोनों अलग-अलग जीन हैं लेकिन दोनों डोमिनेंट हैं। और यहां पर भी देखिए इनहेरिटेंस के दौरान कैपिटल सी और कैपिटल एस ज्यादा आ रहे हैं 48%, जबकि 25% आने चाहिए। तो यहां पर 2 डोमिनेंट जीन एक साथ लिंक हो रहे हैं। यहां पर 48% कौन आ रहा है, 2 रिसेसिव जीन एक साथ हो रहे हैं। तो जब 2 डोमिनेंट जीन या 2 रिसेसिव जीन इनहेरिटेंस के दौरान एक साथ लिंक्ड होते हैं, उनमें एक साथ रहने की आदत पाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉपलिंग फेज, लिंकेज, ठीक है। और जब एक डोमिनेंट, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, जब एक डोमिनेंट, यहां पर तो ये चीज नहीं है, ठीक है, तो जब ये कंडीशन हो कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एक साथ लिंक्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्सन फेज, प्रतिकर्षण अवस्था। तो जब डोमिनेंट डोमिनेंट या रिसेसिव रिसेसिव लिंकेज उनमें होती है तो उसे हम कॉपलिंग फेज बोलते हैं। और जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव में लिंकेज पाया जाता है एक साथ, तो उसे हम बोलते हैं रिपल्सन फेज, प्रतिकर्षण अवस्था। अब इस एग्जांपल को हम आपको मेंडल के नियम के अनुसार यहां समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कठिन लगे। तो सेम यही चीज यहां पर है, जैसे यहां पर हमने कलर्ड और फुल वाले को लिया था और कलरलेस रंगीन वाले से क्रॉस कराया था, यहां भी हमने वही किया, कैपिटल सी कलर पैदा कर रहा है, कैपिटल एस फुल पैदा कर रहा है, और ये यहां पर ये पैदा हो गया। इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल एस स्मॉल एस, जैसे मेंडल के दूसरे नियम में आता था, ठीक वही चीज है। इसका क्रॉस जब आप इसके साथ कराओगे, टेस्ट क्रॉस कराओगे, तो क्या होगा भाई, इसमें 4 प्रकार के केमिक्स बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल एस, कैपिटल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी कैपिटल एस, स्मॉल सी स्मॉल एस। तो हमने कर दिया कैपिटल सी कैपिटल एस, कैपिटल सी स्मॉल एस, स्मॉल सी कैपिटल एस, स्मॉल सी स्मॉल एस। इसमें केवल एक केमिक्स बनेगा, स्मॉल सी स्मॉल एस, हो गया।
अब इनका क्रॉस इनके साथ करा देंगे। तो इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल एस एच स्मॉल एस एच, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल एस एच, स्मॉल एस एच, स्मॉल सी, कैपिटल एस एच, स्मॉल एस एच और स्मॉल सी, स्मॉल एस एच, स्मॉल एस एच। अब देखिए कैपिटल सी डोमिनेंट है तो कलर्ड फूल, कैपिटल सी डोमिनेंट है तो कलर्ड, और ये क्या करेगा श्रंकेन सूखा हुआ, कलरलेस, और ये डोमिनेंट है फूल, और ये क्या है दोनों कलरलेस और श्रंकेन। ये इसमें भी वही चीज हमने यहाँ पे रेशियो दिखा दिया है, जो यहाँ पर दिखाया था वो यहाँ दिखा दिया। ये 48.2% कलर्ड फूल पेरेंट और 48.3% कलरलेस और श्रंकेन दूसरा पेरेंट। तो यही चीज जो बुक में आपको ये एग्जांपल दे रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी एग्जांपल को आप इस प्रकार से भी बता सकते हो, ठीक है। जैसे मेंडल के नियम में आपने दूसरा नियम पढ़ा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम, इसी प्रकार से चेकरबोर्ड बना के बताया जाता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन है उनको एक क्रोमोसोम के ऊपर दिखा दिया गया है। ये केवल एक क्रोमोसोम है, क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं, तो इन दो क्रोमेटिड को दिखा गया है, जिससे कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो तो आपको ये समझ में आए कि हाँ क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है और कैसे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। बाकी ये तरीका होगा। तो लिंकेज यही है, इनहेरिटेंस के दौरान दो या दो से अधिक जीनों में एक साथ रहने की जो आदत होती है उसे लिंकेज कहते हैं। लिंकेज के कारण इन जीनों का एक साथ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होना होता है, तथा इनमें इनका जो मुख्य कारण होता है वो लिंक्ड जीनों में स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का उपस्थित न होना है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का न होना होता है, जिससे टेस्ट क्रॉस प्रोजेनिस में जो पैरेंटल फिनोटाइप होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अधिक होती है, तथा जो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप होते हैं, नए फिनोटाइप होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम होती है। ये दो प्रकार की होती है, रिकॉम्बिनेशन के होने या न होने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज मतलब कि क्रॉसिंग ओवर का बिल्कुल भी न होना, अर्थात नए फिनोटाइप नहीं बनेंगे, पैरेंटल फिनोटाइप ही पाए जाएंगे, और ये ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम नंबर 4 तथा ड्रोसोफिला में पाई जाती है। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर तो होगा, नए फिनोटाइप बनेंगे, पर उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होगी, मेंडल के नियम के अनुसार नहीं होगी, तो इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। एक और डिवीजन होता है इसका कॉपलिंग फेज और रिपल्सन फेज। कॉपलिंग फेज दो डोमिनेंट या फिर दो रिसेसिव एक साथ लिंक हो रहे हैं, कॉपलिंग फेज एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एक साथ लिंक हो रहा है, रिपल्सन फेज। तो इस प्रकार से ये आपका लिंकेज समाप्त हुआ। धन्यवाद।